अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल कतर में अमेरिका और ईरान एक दफ़ा फिर आमने सामने बैठने वाले हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो रही है। तो सच क्या है, आखिर हो क्या रहा है? डील तो हो चुकी थी, मुज़ाकरात भी चल रहे थे, तो दोबारा से आमने सामने बैठने का मकसद क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लबनान खाना जंगी के दरवाजे पे खड़ा है। मैं पहले बता चुका था कि इसका इम्कान है, लेकिन अब ये होने लग गया है। मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका और इजराइल के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जो उनकी नींदें उड़ा देगा। और खामनाई मरहूम शहीद का जो जनाजा है, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा होने जा रहा है। इसके हवाले से ईरान ने और ईरान की हुकूमत ने पूरी डिटेल शाया कर दी है। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी कहानी जो इजराइल की तारीख का सबसे ख़तरनाक, सबसे डार्क, सबसे स्याह बाब है नाज़रीन। हज़ारों यमनी बच्चे अपनी माओ की गोद से छीने गए थे। माओ को बताया गया था कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, लेकिन वो बच्चे कहाँ गए? ये सच आज से पहले किसी टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा हुआ। इजराइल ने ये किया और क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वो सच है जिसे इजराइल ने खुद 2016 में कबूल किया था। वो कहानी आज के व्लॉग में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो जल्दी नाज़रीन आगाज़ करते हैं। खबर ये आई है कि अमेरिका और ईरान का वफ्द कल कतर में मिलेगा। मकसद क्या है? आपनाए हुर्मस पर जो हालिया झड़पें हुई हैं उनके बाद तनाव को कम करना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिफारती ज़राए के मुताबिक बातचीत चाहती है ताकि तेल की सप्लाई मुतासर ना हो और इलाका जंग की तरफ ना बढ़े। खबर ये थी कि स्टीव विटकॉफ, ट्रंप का जो ख़ास एलची है, और जैरेड कुशनर जो उसका दामाद है, वो ईरानी हुक्काम से मुलाकात करेगा। लेकिन फिर अल जज़ीरा की ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि ईरानी ऑफिशियल हैं गरीबाबादी, उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत का कोई प्लान नहीं है। कतर मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स गैर मुसद्दका हैं। ये सोचिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि मुलाकात हो रही है, ईरान कह रहा है मुलाकात नहीं हो रही। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये दिखाता क्या? ये दिखाता ये है कि हुर्मुज़ की झड़पों के बाद ईरान अब अमेरिका के साथ आसानी से मेज़ पर नहीं बैठेगा। ईरान ने अपने उसूल जो है वो सख्त कर लिए हैं। पहले वो खुद आगे बढ़ता था, अब वो अमेरिका को इंतजार करवा रहा है। यहां तक कि खबर है कि स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर फ्लाई करके अमेरिका से कतर पहुंच चुके हैं और ईरानी वफ्द अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ये तो एक बड़ी अहम खबर थी जिसका मैंने चाहा कि पहले जिक्र हो जाए। लबनान पर आते हैं। मारियो नौफल ने सवाल उठाया है, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। कहते हैं क्या लबनान खाना जंगी की तरफ जा रहा है? इजराइल और लबनान के दरमियान जो फ्रेमवर्क हुआ है, फ्रेमवर्क मुआहदे ने मुल्क में अंदरूनी तनाज़ा जो है वो खड़ा कर दिया है। और वो अंदरूनी तनाज़ा है क्या? मसला क्या है? समझिए, हिज़्बुल्लाह और उसके इत्तहादियों ने तसादुम की धमकियां दी हैं और हामियों को सड़कों पे भेजना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब मुखालिफिन कहते हैं कि इस मुआहदे के जो वादे हैं पहले से ताइफ एग्रीमेंट में शामिल थे, जिसने लबनान की पिछली खाना जंगी ख़त्म की थी। 1980 की दहाई में इससे पहले खाना जंगी हो चुकी है लबनान के अंदर। उस वक्त जो मुआहदा हुआ था, ताइफ का मुआहदा, उसकी कुछ शिकें इस मुआहदे में शामिल की गई हैं। अब हिज़्बुल्लाह कितना ताकतवर है दोस्तों? हिज़्बुल्लाह मुसल्लह जंगजुओं का एक गिरोह है। मिसाइल हैं, ड्रोन हैं और एक बड़ा ज़ख़ीरा है। और लबनानी फ़ौज कुछ हिस्सों पे मजबूत असर रखती है, लेकिन उसके पास हिज़्बुल्लाह जितना ना असलहा है ना ही मैन पावर है, और ईरान की हिमायत हासिल है हिज़्बुल्लाह को। नाज़रीन, मारियो नौफल ने बड़ी खूबसूरती से समझाया है कि आने वाले हफ्ते अहम है। अगर गैर मुसल्लह करने की कोशिशें, यानी अगर हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशें बहुत तेज़ हुई तो खाना जंगी हकीकत बन सकती है। अगर बहुत सुस्त हुई तो मुआहदा खुद ही नाकाम हो जाएगा। वो मुआहदा जो लबनान ने इसराइल के साथ किया, वो नहीं जो ईरान ने अमेरिका के साथ किया। अब समझिए कि ये एक ऐसी रस्सी पे चलने के मुतरादिफ है जहां दोनों तरफ खाई है। तेज चलो तो गिरो, सुस्त चलो तो भी गिरो। ये लबनान की 1975 से 1990 वाली जो तबाही है उसकी याद दिलाता है, जब लबनान 15 साल खाना जंगी में डूबा रहा था। नाजरीन, अब मैं आपको ईरान की तरफ लेके आता हूं। देखिए, याद रखें, इजराइल का मकसद अमन नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उसके हमसायों में इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे जिससे खलफिशार कायम रहे। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने एक तहरीरी पैगाम दिया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक वो कहते हैं कि ये बात कतई है कि इन मुजरमों को उनके जराइम के लिए अदालत के कटहरे में लाया जाएगा।
कौन से मुजरिम? अमेरिका और इजराइल। जी हां, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ईरान अमेरिका और इजराइल को अब इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लेकर जाना चाह रहा है। मुश्तबा खामनाई ने हुक्म दिया है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हजारों कानूनी केसेस दायर किए जाएं। किस चीज़ के लिए? बच्चों के कत्ल के लिए, जंग के जुराइम के लिए, मेडिकल जो मराकज़ हैं उन पर हमले करने के लिए। उन्होंने 2025 और 26 की 2 थोपी गई जंगों का हवाला दिया और मनाब और लमिर्द में जो बच्चों का कत्लेआम किया गया है उसका जिक्र भी किया मुश्तबा खामनाई ने। और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत, उनके कत्ल को भी इन जराइम में शुमार किया और कहा है कि मुजरिमों को हम गिरेबान से पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लेके जाएंगे। अब सोचिए, ईरान अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ रहा बल्कि वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा रहा है। देखिए, अदालत में क्या होता है? अदालत में सबूत पेश किए जाते हैं। अदालत में मुजरिम को नंगा, सज़ा तो होती है पर नंगा किया जाता है। इस अदालत में इजराइल को शायद सजा ना हो, अमेरिका को शायद सजा ना हो, लेकिन ईरान इनको नंगा करने का पूरा प्लान बना चुका हुआ। ये एक नई हिकमत अमली है जहां ईरान दुनिया की अदालतों में अमेरिका और इजराइल को कटहरे में लाकर उनको एक्सपोज करेगा। और अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जिसका मैंने शुरुआत में वादा आपसे किया था। नाज़रीन, हुआ क्या है? ये इजराइल की तारीख का सबसे अंधेरा, सबसे सयाह और सबसे कम बात किए जाने वाला बाब है दोस्तों। इसका नाम है येमेनाइट चिल्ड्रन अफेयर, यमनी बच्चों का मामला। कहानी शुरू होती है 1948 से 1954 के दरमियान, इजराइल की बुनियाद के तकरीबन इब्तदाई सालों में यमन से तकरीबन 50,000 यहूदी मुहाजिर इजराइल लाए गए थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मैजिक कारपेट, जादुई कालीन। अच्छा, इन मुहाजिरों को जो है वो भीड़ भाड़ वाले, जो ख़राब सेहत वाले ट्रांजिट कैंप्स हैं वहाँ रखा गया था, जहाँ सफाई, खुराक और तिब्बी सहूलियात नाकाफ़ी थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक इजराइल का पीछा नहीं छोड़ता। हज़ारों शीरख्वार बच्चे, ज़्यादातर जो यमनी और दूसरे जो मिज़राही यहूदी ख़ानदान हैं उनके बच्चे, वो गायब हो गए थे। हज़ारों माओं को बताया जाता था कि तुम्हारा बच्चा अचानक बीमारी से मर गया और बगैर वालिदैन की मौजूदगी के उसे दफन कर दिया गया। लेकिन बहुत से ख़ानदान आज भी मानते हैं कि उन बच्चों को अगवा किया गया और बे औलाद अशकेनज़ाई यानी यूरोपियन नस्ल के जो यहूदी हैं उन ख़ानदानों को दे दिया गया। कितने केसेस थे दोस्तों? 1000 से ज़्यादा केसेस सरकारी तौर पर डॉक्यूमेंट शुदा हैं और कुछ तखमीनों के मुताबिक ये तादाद 4500 यानी 4500 तक पहुंच सकती है। और सबसे अहम बात, 2016 में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खुद अवामी तौर पर तस्लीम किया था कि रियासत ने सैकड़ों बच्चे रजामंदी के बगैर बेच दिए थे। ये इन्होंने बेचे थे, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये इजराइल के अपने वज़ीर-ए-आज़म का एतराफ़ है। और अब इस कहानी का एक और हिस्सा भी है जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है। एक इजरायली रैबी है यूसुफ मिज़ारची, उसने दावा किया है कि ये बच्चे अमेरिका भेजे गए थे तजुर्बात के लिए, जो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कि दवाइयों का एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात, और इसके बदले इजराइल को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद मिली थी। इतने 1000 बच्चे और 4500 बच्चे देने के बाद अमेरिका ने इजराइल को एटम बम बनाने के लिए मवाद फराहम किया था। लेकिन यहां मैं आपको ये साफ बता दूं कि ये दूसरा हिस्सा एक दावा है, इसका कोई फिलहाल सबूत नहीं है। इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 और 60 की दहाई में फ्रांस की मदद से बना था, ये एक अलग थ्योरी है दोस्तों। इस रबी के अपने अल्फाज क्या थे, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए जरा। A family of religious Temanim, they had a kid born, they steal it, they tell him he died. Where is the body? Let us make you a funeral. We took care of it. They stole so many babies and they sold them to some families who didn't have kids and they wanted to buy them, Ashkenazim, and to America to do experiments on them. They sold the babies to America. They used to do experiments on black kids here. Once the media found out that they do all kinds of tests on black children, it was big noise over here, so they stopped. But they needed kids. They make experiments, medicines, all kinds of things. Shimon Peres made a deal with the Americans. I will supply you with babies, but you have to give me one thing in return. Make a connection between me and the French government. I would like the French to build a nuclear facility for Israel. For purpose of peace. Just like Iran, tell the world, for peace, for peace. What peace?
So Shimon Peres thought that if I will sacrifice hundreds or thousands of Yemenite kids and give them to the American, one day we will have nuclear bomb. And when the Goyim would like to kill us again like they did in Auschwitz, they won't mess with us because we will have a nuclear bomb. Later, they made submarines. Now Israel has submarines in the ocean, meaning if somebody wants to throw a bomb in Israel, Israel have enough power to wipe out the whole world in 1 minute from the ocean. They can shoot in any place and put, in America, they can shoot 50 nuclear bombs and destroy America. Japan, Russia, everywhere. The whole world knows it. How many missiles with nuclear Israel have? It's a mystery. 20-something years ago, there was one trader, Va'anunu, he was working inside. He wrote to the world that Israel have more than 200 nuclear bombs. That was 25 years ago. Now it could be 1,000 maybe. 1,000 nuclear bomb can wipe out the whole world. That was on the mind of Shimon Peres. नाजरीन, ये रैबी काफ़ी मशहूर है कि ये इस तरह की बातें करता है, लेकिन असल कहानी जो है वो यमनी बच्चों की है, जो कि सच है और वो इतनी दर्दनाक है कि उसमें जो है वो किसी मुबालगे की ज़रूरत है ही नहीं। नाजरीन, ये मैं आपको इजराइल का असल चेहरा बता रहा हूँ और आज भी दुनिया इस मुल्क तो नहीं, खैर एक कब्ज़ा माफिया है, इस स्टेट पर यकीन रखती है। ये वो इजराइल है जिसने अपनी ही कौम के कमज़ोर लोगों के बच्चे छीने थे, सिर्फ इसलिए कि वो यूरोपीय नहीं थे। नस्ली तफरीक जो है वो सबसे सयाह चेहरा है इजराइल का, यानी उसके लिए तमाम यहूदी भी बराबर नहीं है। सिर्फ यूरोपियन यहूदी जो हैं वो आला दर्जे के हैं, जो यमनी यहूदी हैं उन तक कोई मकाम नहीं है। दोस्तों, अब मैं वीडियो को आगे लेके बढ़ता हूँ। नाज़रीन, अब मैं आपको लेके आता हूँ खामनाई साहब के जनाजे के हवाले से बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा होने जा रहा है। ईरान आयतुल्ला खामनाई मरहूम के शहीद के सरकारी जनाजे की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, खामनाई साहब को 28 फरवरी को इजरायली हमले में शहीद किया गया था। तब से उनका जनाजा मुलतवी था जंग की वजह से। अब जनाजा 4 से 9 जुलाई तक होने वाला है और इसकी तादाद कितनी कही जा रही है। ईरान में 3 करोड़ 50 लाख ज़ायरीन के आने की तवक्को है। उनके ताबूत को ईरान के अहम शाहराहों से गुजार कर ले जाया जाएगा, तेहरान, कुम और मशहद, जहां उन्हें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास दफन किया जाएगा। और ताबूत इराक भी लेकर जाया जाएगा, जहां 1 करोड़ 50 लाख लोग जनाजे में शरीक होने की तवक्को है। नजफ से करबला तक शिया मुक़द्दस शहरों से गुजरते हुए, और इस सब के लिए ईरान ने जो बसीज है उसको फाल कर दिया। तमाम बड़े शहरों में चेक पोस्ट कायम कर दी गई। अब सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा बन सकता है। याद रखिए, 1989 में जब खुमैनी साहब का जनाजा हुआ था तो लाखों लोग आए थे। अब खामनाई साहब का जनाजा है जिसमें करोड़ों लोगों के आने की तवक्को है। ये दिखाता है कि ईरान अपने शहीद लीडर को एक अलामत के तौर पर पेश कर रहा है, करबला की तरह, और क्यों ना हो जिस तरह से उनको शहीद किया गया। नाज़रीन, तो ये मैंने आपको एक अपडेट देनी थी ईरान के हवाले से। अब मैं आपको दोबारा लेकर आता हूँ नेतन्याहू के हवाले से। ये आदमी अपनी कब्र खुद खोद रहा है। उसके लिए एक और बुरी खबर है नेतन्याहू के लिए। हैरिट्स के कॉलमनिस्ट हैं योसी वर्टर। उन्होंने एक बहुत ही कमाल का मगर सख्त मकाला कॉलम लिखा। वो लिखते हैं कि जैसे एक सीरियल धोखेबाज जिसे कोई दूसरा रास्ता मालूम नहीं है, नेतन्याहू हर इलेक्शन से पहले अपने मीठे बोलने वाले अंदाज में वापस लौट आता है। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। आगे वो लिखते हैं, हालांकि वो इजराइल की जमहूरियत पे वहशियाना हमला कर रहा है, इससे पहले कि वो अपनी इंतहा पसंद दाएं बाजू की अक्सरियत खो दे। ये समझिए, इजराइल में अक्टूबर 2026 तक इलेक्शन होने वाले हैं और नेतन्याहू की कोalition इत्तेहाद पोल्स में कमजोर पड़ रही है। वर्टर कहते हैं कि नेतन्याहू इलेक्शन के बाद वैसे कौमी इत्तेहादी हुकूमत की बात करके अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहा है। यानी बेसिकली अगर ये कामयाब होता तो फिर खुद मेजॉरिटी हासिल करता ना, लेकिन वो एक इत्तेहादी हुकूमत की बात कर रहा है और वो अभी भी मुतनाज़े बिल्स मंजूर करवाने में मसरूफ़ है। अदालती इस्लाहात, मजहबी यहूदियों की फ़ौज में भर्ती से इस्तिस्ना, अटर्नी जनरल की इख्तियारात और मीडिया पे कंट्रोल, ये मुतनाज़े बिल्स हैं इजराइल के अंदर। और उनके मुखालिफिन जैसे कि गाडी आइजनकोट वो मजबूत हो रहे हैं। वर्टर नेतन्याहू को एक सीरियल धोखेबाज करार देते हुए कहता है कि वो इलेक्शन से पहले एतदाल पसंद बन जाता है वोट हासिल करने के लिए, जबकि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता है। अब सोचिए,
ये कोई पहली बार नहीं है, मैं तकरीबन हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इसराइल का अपना मीडिया, इसराइल के अपने अखबार, अपने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। इस आदमी की साख अपने मुल्क में कमज़ोर हो गई है और इसीलिए इसको जंग चाहिए। और अगर आप याद करें मेरा पिछला वीलॉग, और मैं आने वाले वीलॉग में इसकी मज़ीद डिटेल आपको दूंगा, एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है, वो है शाम। सीरिया के बॉर्डर, जो कि 300 किलोमीटर का तकरीबन बॉर्डर बनता है, बल्कि शायद ज़्यादा बनता है, उसके बॉर्डर के पास जो है वो एक नई पेशरफ्त शुरू हो गई है और यही काम वो जॉर्डन के इर्द गिर्द भी कर रहा है दोस्तों। तो नाजरीन, अब जो है अमेरिका को ईरान इंतज़ार कर पा रहा है, लबनान खाना जंगी के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। मुश्तबा ख़ामनेई अमेरिका को और इसराइल को अदालत में जो है वो घसीटने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुके हुए हैं। यमनी बच्चों की कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ और ख़ामनेई साहब का जनाजा जो है वो पढ़ा जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा माना जा रहा है। उसकी अपडेट्स जैसे जैसे आएंगी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आप हरगिज़ मिस ना कर पाएँ। और अगर आप मुझसे फेसबुक पे बात करना चाहते हैं जहां मैं लाइव आता हूं और लाइव कॉल्स लेता हूं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ फॉलो नहीं करना फेसबुक पेज को, आपने उसको सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।